नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर पर। आज हम बहुत ही खास आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं कक्षा 10वीं गणित की गणित का संपूर्ण हल। तो जो इस वीडियो में हम आज पार्ट 1 जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं, इसको हम समझेंगे और साथ में प्रश्न वाले 1.1 भी हल करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है ना, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। तो यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, हमारे पास कोई भी दो पूर्णांक हो, क्या है, दो पूर्णांक उपस्थित हो कोई भी, मान ले यहाँ पे दो पूर्णांक कौन कौन से हैं, a और b है ना। ए और b हमारे पास दो पूर्णांक उपस्थित है, a और b दो पूर्णांक क्या है हमारे पास उपस्थित है। तो यहाँ पे यूक्लिड प्रमेयिका क्या हो जाएगी हमारी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, भाज्य है ना, ये हो जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो हमारे पास शेषफल क्या आ रहा है दोस्तों, आर आ रहा है, और जो भागफल क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, और जो भाजक क्या है, बी। ध्यान रहे दोस्तों, हमेशा जो यूक्लिड प्रमेयिका क्या कहती है कि जो हमारा जो बी है, बी मतलब क्या है, भाजक हमेशा कैसा रहता है, बड़ा रहता है, किससे, आर से। ये हमारी यूक्लिड प्रमेयिका कहती है कि जो भाजक है ना, भाजक हमारा शेषफल से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये क्या हो गया, ये डिवीजर है हमारा, इसको बोलते हैं डिवीजर, और ये होता है रिमाइंडर है ना, ये होता है रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवीजर हो गया, ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड है ना, ये हो जाएगा डिविडेंड है ना। और भागफल हमारा क्या आता है, और भागफल हमारा क्या आ जाएगा, कोशिएंट। ये देखो हमारे पास b हमेशा जो भाजक है, डिवीजर हमेशा शेषफल से कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF है ना। HCF मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक है ना, महत्तम समापवर्तीय है ना। तो जो महत्तम समापवर्तीय हम निकालेंगे यहाँ पे पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम इस विधि के द्वारा निकालेंगे। तो हम आगे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका शुरू करेंगे उससे पहले आपको क्या निकालना सीख लेना है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमको निकालना सीखना है, किससे, कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम सबसे पहले जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमको करनी है। तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय शुरू करने से पहले एक उदाहरण देख लेते हैं जो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास दो पूर्णांक संख्याएं दे रखी है, एक 455 और एक 42। तो इसका हमको HCF है ना, इसका हमको क्या निकालना, इसका HCF हमको निकालना है ना। तो HCF हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो नियम क्या कहता है HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन में, कि हम इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको हम मान लेंगे। तो 455 बड़ा है किससे, 42 से, ये हमको सबसे पहले देखना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, तो इसमें जो 455 है वो 42 से बड़ा है। तो हम जो 42 है वो क्या मान लेंगे, हम यहाँ पे हम मान लेंगे इसको भाजक है ना, ये हो जाएगा हमारा भाजक, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, दूसरे में यहाँ पे हम लिख लेंगे a बराबर क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो 455 है वो ए होता है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो 455 होता है वो ए यानी कि भाज्य होगा,
और जो भाजक है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। दो पूर्णांक दे रखी है हमको 455 और 42, तो यहाँ पे जो 455 है ए हो गया और बी हमारा क्या हो गया 42, है ना। और जो क्यू, अब देखो दोस्तों क्यू कैसे निकलेगा वो निकालना है हमको, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में हम करेंगे 455 में 42 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, है ना। 42 का भाग दे देंगे 455 में, तो 42 का भाग देंगे तो 42 एकम 42, बच्चा कितना, 5 में से 2 गया तो 3, है ना। और यहाँ पे 4 में से 4 गया तो पूरा हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे आ गया हमारा कितना आ गया 35, है ना। तो भाग हमने जो हमारा सूत्र क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो हमारे पास शेषफल क्या आया, शेषफल क्या आया और भागफल क्या आया, तो भागफल हमारे पास आया 1 और शेषफल हमारे पास कितना आया वो लिख दो 35, है ना। कितना आया 35। अब ये पहली स्टेप हो गई। अब हम क्या करेंगे, आपको ये ऐसे करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। सबसे पहले देखना है 455 और 42 इन दोनों में जो बड़ा है वो हम मान लेंगे ए और जो छोटी संख्या है वो मान लेंगे बी। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम तीसरी स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों हमारे पास ये समीकरण आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास भाजक है, क्या है भाजक है, उसको हम क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे। उसको उठा के हम यहाँ पे लिख लेंगे, 42 को यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, फिर जो हमारे पास शेषफल आया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो 35 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 35 का भाग देंगे किसमें, 42 में, है ना। तो हम यहाँ पे साइड में कर लेंगे और यहाँ पे 35 लिखेंगे, ये हमारा भाज्य है ना, ये हमारा भाज्य है। और भाजक क्या है 42 को लिख देते हैं, तो 35 एकम 35, है ना। बच्चा कितना हमारे पास 12 में से 5 गए तो 5 6 7, तो हमारे पास बच्चा क्या 7, और ये पूरा का पूरा कट गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 35 गुणित भागफल कितना आया 1 प्लस हमारे पास शेषफल कितना बच्चा 7, कितना बच्चा 7, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, चौथी स्टेप में क्या करेंगे, हम ये 35 को कहाँ लिख लेंगे, फिर यहाँ पे आगे लिख लेंगे और फिर जो 7 है, शेषफल जो 7 है वो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम यहाँ पे साइड में भाग देंगे, भाग दे देते हैं हम साइड में, हम यहाँ पे भाग दे के बता देते हैं आपको। जो भाग हम यहाँ पे दे रहे हैं वो क्या करेंगे, ये 7 का है ना, तो 7 का भाग देंगे हम किसमें 35 में, तो 7 पंजे 35, पूरा का पूरा भाग चला गया, है ना। तो 7 गुणित जो हमारा भागफल कितना आया 5 और जो शेषफल हमारे पास कितना आया 0। तो अब ये पूरी कंप्लीट, जब आपका जो शेषफल, ध्यान रहे दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, शेषफल अगर शून्य आ जाता है तो हमारा जो HCF क्या आ जाएगा, हमारा जो HCF आ जाएगा ये 7। कैसे, जो हमारा जो भाग दे रहे हैं हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे पूर्ण संख्या भाग चला गया है ना, पूर्ण भाग चला गया है यहाँ पे, तो जो हमारे पास बचती है संख्या वो हो जाती है अतः 7, अतः 455 और 42 का HCF 7 है। ये उत्तर आ गया है दोस्तों हमारा। तो इस प्रकार आपको परीक्षा में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हल करना है, आपको यहाँ पे साइड में ये सब भाग भी देते जाना है और इसको हल करते भी जाना है। आपको ये सूत्र भी लिखना है, ये बताना भी है, और ये सूत्र भी आपको लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो आपको पूरे के पूरे नंबर इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में मिलेंगे, है ना। तो 455 42 का HCF आपको निकालना था, इसमें हम HCF निकालना था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, HCF निकालो, यानी कि महत्तम समापवर्तक।
अगर आप इसकी सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आपको इसकी सत्यता की जांच करके भी बता देते हैं। सत्यता की जांच है ना। अगर आपको यहाँ ये 7 कैसे आया है HCF, तो आप इसका गुणनखंड करके भी हम इसकी सत्यता की जांच करके बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 455 और 42। तो हम यहाँ पे 455 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 455 का गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसका भाग देंगे, 3 का, है ना। 3 का भाग जा रहा क्या, नहीं जा रहा है, क्योंकि आखिरी में 3 एकम 3, 3 न पंजे 15 और 5 बच जाता है। तो 3 का नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे किसका भाग देंगे, हम यहाँ पे भाग देंगे 7 का, है ना। तो 7 छंग कितना हो रहा, 42, है ना। 7 छंग कितना हो रहा, 42। बच रहे कितने यहाँ पे 3, है ना। 43, 44, 45, तो हो गए कितने 35। तो 7 पंजे 35। तो फिर हम यहाँ पे अब किसका भाग देंगे, यहाँ पे 5 का भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 5 तियां 15, बच रहा कितना 13। तो 13 एकम 13। तो हमने ये गुणनखंड निकाल लिए। 455 के गुणनखंड क्या निकले, 7 गुणा 5 गुणा 13। ये हमने गुणनखंड निकाल लिए। हमको लाना है HCF कितना, 7 लाना है। तो हम ये गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, HCF, और साथ में हम आपको यहाँ पे LCM भी निकालना सिखा देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम निकालते हैं किसका, 42 का। तो 42 के पहाड़े 7 छंग 42 होता है। तो यहाँ पे 2 तियां 6, 3 एकम 3। तो ये भी पूरा जो भाग है वो, जो गुणनखंड है वो चला गया। तो यहाँ पे जो 42 के गुणनखंड क्या निकले हैं, 7 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो LCM, जो HCF निकालना, HCF निकालना की ट्रिक क्या है, HCM निकालने की जो विधि है वो है कि इन दोनों गुणनखंडों में क्या कॉमन दिख रहा है। हम ये पास में लिख लेते हैं। यहाँ पे 455 के गुणनखंड भी 7 गुणा 5 गुणा 13, है ना। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जो कॉमन दिखे वो ही आपका HCF है। इस गुणनखंड में और इस गुणनखंड में कॉमन क्या दिख रहा है, इस गुणनखंड में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। यहाँ पे 7 दिख रहा है। तो आपका जो HCF है वो क्या है, 7 है। इसी प्रकार LCM भी निकाल लो आप, है ना। LCM में क्या करेंगे, हम जो भी कॉमन दिख रही है उसको हम एक बार लिखेंगे, है ना, एक बार लिखेंगे। और फिर इन सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, अब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो गुणा कर लो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13। इन सभी का जो गुणा आएगा वो ही आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो चलो गुणा करके देख लेते हैं यहाँ पे कितना आता है। तो LCM में क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो सभी संख्याएं हैं उनको लिख लेना है और जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखना है। तो हम यहाँ पे इन सभी का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 गुणा 2 तियां 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा, गुणित 13। और ये हो जाएगा 7 तियां 21, 21 शून्य गुणित 13। अब 13 एकम 13, ये 13 का 1 में गुणा होगा तो 13 एकम 13 का 3, है ना। बच्चा कितना, तो हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 13 का 13 एकम 13, बच्चा कितना 1, है ना। तो 13 एकम 13 26 और 1 27। तो हमारे पास जो शून्य बचा उसको भी लिख लो। तो हमारा जो लघुत्तम आया, LCM आया, वो कितना आया, 2730। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो प्रश्न वाली 1.1 हम शुरू कर रहे हैं, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। हम गणित का जो पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। हमने यूक्लिड एल्गोरिथम का उदाहरण हमने आगे देख लिया है कि कैसे उसको हल करना है। तो अब हम यहाँ पे हल करेंगे जो प्रश्न। तो HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो 135 और 225 दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे हम हल लिख लेंगे। यहाँ पे देखो जो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि यहाँ पे दिया 135 और 225, है ना। तो यहाँ पे जो पहला नियम क्या कहता है कि हमारा जो A बड़ा होना चाहिए किससे, B से, है ना। हमारा सूत्र क्या कहता है, A बड़ा होना चाहिए B से। A हमारे पास क्या है और B है हमारे पास क्या है, वो हम पहले पता करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास A बड़ा होना चाहिए B से। तो 225 कैसा है और 135, तो यहाँ पे 225 हमारा हो जाएगा A और 135 हो जाएगा हमारा B। अब दूसरा जो नियम कहता है यहाँ पे
हमारा ए बराबर क्या होता है बी क्यू, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, है ना। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे जो ए हो जाएगा हमारा 225 और ये बी हो जाएगा क्या 135। तो यहाँ पे जो सूत्र लग रहा है कौन सा लग रहा है, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये हमारा सूत्र लग रहा है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे सवाल में देख लेना है कि ए बड़ा होना चाहिए बी। ये ए और बी दो संख्याएं दे रखी है, लेकिन इसमें से आपको जो बड़ी संख्या है वो ए मानना है और जो छोटी संख्या है वो बी मानना है। तो यहाँ पे अब सूत्र में यहाँ पे हम रख लेते हैं इनको मान को। ए बराबर हमारे पास कितना हो रहा है 225 और यहाँ पे हो रहा है बी बराबर 135। अब हमको क्यू निकालना है, तो क्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे साइड में भाग करेंगे। हम किसका भाग देंगे 135 का, 135 का भाग देंगे हम यहाँ पे 225 में। 135 का भाग दे देते हैं 225 में। तो 135 एकम 135 बार लिख देंगे हम यहाँ पे और घटा देंगे। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे, तो 12 में से 3 गए तो कितने हो गए, कितने बच्चे 9 बच्चे, और ये एक बच्चा 1 में से 1 गया तो 0, है ना। अब यहाँ पे देखो 90 आया है ना, तो यहाँ पे जो हमारा जो ये क्या आया, यह आया शेषफल, क्या आया शेषफल, और ये आया क्या भागफल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भागफल हमारा जो सूत्र क्या कहता है, भागफल हमारा क्या है क्यू है, क्या है यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखो बी क्या है भाजक, क्यू क्या है भागफल और आर क्या है शेषफल। तो हमारे पास 135, क्यू हमारे पास क्या आया, क्यू आया भागफल, तो भागफल हम गुणा में लिख लेते हैं। गुणा में हमारे पास भागफल कितना आया 1 आया, है ना, 1 आया, और प्लस शेषफल हमारे पास कितना बचा 90। ये हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है ना दोस्तों। अब तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमारा भाजक है ना 135 को हम उठा के यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर जो शेषफल आया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। ये नियम हमारा जो यूक्लिड एल्गोरिथम का कहता है कि हमारा जो भाज्य है वो जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल है वो क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे किसका भाग देंगे, 90 का भाग देंगे 135 में। 90 का भाग देंगे किस में 135 में। तो 90 का भाग हम कितनी बार में देंगे 9 एकम 18, तो ये ज़्यादा हो रहा, तो यहाँ पे भी एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। हम यहाँ पे 90 एकम 90 लिख लेते हैं। 5 में से 0 गया तो 5, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 13 में से 9 गया तो 10 और ये 4, 45, है ना। तो हमारा जो शेषफल आया यहाँ पे कितना आया 45 आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणा में लिखना है भागफल हमारा 1 प्लस शेषफल कितना बचा है 45। चौथी स्टेप में क्या करेंगे, चौथी स्टेप में हम करेंगे ये उठा के हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमने क्या किया 135 को यहाँ लिखा और जो शेषफल है वो यहाँ लिखा। अब ये 90 को हम उठा के यहाँ लिख लेंगे, तो 90 हमारा यहाँ आ जाएगा, और जो शेषफल हमारा कितना बचा है, शेषफल हमारा बचा था 45, तो 45 हम यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, वही विधि अपनाएंगे, फिर से हम यहाँ पे भाग देंगे, है ना। 45 का भाग देंगे 90 में, तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो ये हमारा पूरा का पूरा भाग चला गया 90 में। शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बचा, भागफल हमारा आया कितना, गुणे में 2 लिख लो, और शेषफल हमारा 0 आया। तो जब पूर्ण भाग चला जाता है, पूर्ण भाग संख्या में चला जाता है, तो जो भाजक होता है, भाजक ही हमारा क्या बन जाता है HCF बन जाता है। ये ही संख्या है ना, ये ही संख्या क्या बन जाएगी हमारी HCF बन जाएगी। तो अतः जिस संख्या से भाग देते हैं और पूर्ण भाग चला जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है HCF। अतः 135 और 225 का HCF 45 है ना। तो ये उत्तर आ गया हमारा
है ना दोस्तों। तो हमने ये इस प्रश्न का जो उत्तर है वो निकाल लिया है। हमारे पास HCF कितना आया है, 45 आया है। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमने दूसरा प्रश्न ले लिया। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम पहले जो हमारा नियम क्या कहता है कि हम यहाँ पे चेक कर लेंगे ए बड़ा होना चाहिए, हमारा ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, है ना। तो ए हमारा बड़ा होना चाहिए बी से। तो यहाँ पे ए क्या है, 38,220 है ना। तो 38,220 लिख लेते हैं और बी हमारा 196, ये लिख लिया हमने। तो यहाँ पे जो सूत्र क्या कहता है, यहाँ पे सूत्र कहता है ए बराबर BQ प्लस आर। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, 38,220 बराबर बी क्या हो जाएगा, 196, है ना। तो यहाँ पे हम 196 का भाग देंगे हम, जो दी गई संख्या क्या है 38,220। तो 38,220 में हम भाग देंगे यहाँ पे। तो 196 का एक बार देंगे, क्योंकि 2 बार कर देंगे ज़्यादा संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे बच्चा कितना 17 में से 9 गए तो कितने बच्चे 8, है ना। 17 में से 9 चले गए तो कितने बच्चे 8। यहाँ पे बच्चे कितने 2 में से 1 गया तो 1, क्यों, क्योंकि 1 हमने यहाँ से उधार ले लिया था तो 17 हो गए। अब यहाँ पे देखो 186 आ रहा है ना। तो 186 और यहाँ पे 2 ऊपर से ले लो और ये 0 ले लो। तो यहाँ पे अगर हम 196 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 में अगर हम करें 9 का, है ना, तो इससे छोटी संख्या आनी चाहिए। तो 9 छंग कितना होता है, 9 छंग 54, हासिल गया 5, 9 90 कितना हो जाएगा 81 और 5 कितना हो जाएगा 86 का 6, हासिल गया 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो हमारे पास कितना आया, अगर यहाँ पे 196 का 90 बार भाग गया तो 1764, है ना, ये आ गया। इसको घटा लेते हैं, 12 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे बचा 5 में से 15 में से 6 गए तो बच्चे 9, यहाँ पर बच्चे 7 में से ये गया, है ना, बच्चा हमारे पास ऊपर से क्या 0। तो यहाँ पे आया हमारा 980। फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं 19, है ना। 19 हमारे पास कितना आया, भागफल आया है, भागफल आया हमारा पास कितना आ गया 19 और शेषफल आ गया हमारे पास 980। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हमको तोड़ के लिखना है। तो हमारे पास जो शेषफल आया, भागफल आया कितना आया 19 और जो शेषफल आया कितना 980। तो ये हमारे पास आ चुका है। आपको ऐसे करना है भाग विधि से। तो हमारे पास इतना आ गया। अब हम क्या करना है, जो भाजक है उसको क्या कर लेना है, सबसे आगे लिख लेना है तीसरी स्टेप में। तो हमने 196 को हमने आगे लिख लिया और जो हमारे पास शेषफल बचा है, शेषफल हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे 980। ध्यान रहे दोस्तों, जब तक हमारा जो शेषफल भाजक से छोटा ना हो जाए तब तक हम भाग देते जाएंगे, है ना। तो हमारे पास जो शेषफल है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी कि हमारे पास क्या है बी कैसा होना चाहिए, बी हमेशा यहाँ पे जो बी है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, शेषफल से, यानी कि आर से। तो ये नियम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपने यहाँ पे 196 लिख दिया और यहाँ पे 980 लिख लिया, है ना, तो ये सही नहीं होगा, है ना, ये सही नहीं होगा। आपको यहाँ पे 2 नियम का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको बड़ी संख्या लाना है कैसे भी करके और यहाँ पे छोटी संख्या लाना है कैसे भी करके। तो अभी तक तो यहाँ पे छोटी संख्या आई नहीं है, शेषफल कैसा बड़ा आ रहा है ना, इससे हमको छोटा ही लाना है 196 से। तो हम जब तक भाग देते जाएंगे तब तक कि ये 196 से शेषफल छोटा ना आ जाए, है ना। बी हमारा कैसा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, है ना। बी कैसा आना चाहिए, बड़ा, और आर कैसा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, यानी कि शेषफल। तो शेषफल तो हमारा अभी तक छोटा नहीं आया है, तो हम यहाँ पे और भाग देंगे, हम यहाँ पे भाग देते जाएंगे। तो 196 में अब हम किसका भाग दें कि यहाँ 980 तक पहुँच जाए, है ना। तो 9 का भाग देंगे तो 9 तो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 196 में हम किसका भाग देंगे, 5 का, है ना। 5 9 45 हो जाएगा, 5 छंग 30, है ना। 5 का भाग देके देखते हैं, चलो कितनी संख्या आती है। 5 का गुणा करके देखते हैं 96 में, तो 5 छंग 30 हो गया, हासिल गया 3,
5 नम 45, 45 46 47 48 का 8 हासिल गया 4, 5 एकम 5 और 1 9। ये तो पूरा चला गया ना भाग इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे 5 लिख लो और यहाँ पे 980 आ गया है ना। तो यहाँ पे जो पूरी जो है वो संख्या कट जाएगी, पूरी संख्या कट गई हमारी। तो हमारे पास शेषफल कितना आया? 0 आया। क्या आया शेषफल हमारे पास? हमारे पास शेषफल कितना आया है? आपको यहाँ पे जो b बड़ा आना चाहिए किससे? r से। r हमारा पास क्या है? शेषफल। और ये क्या है? b क्या है? भाजक। ये है भाजक। भाजक हमेशा बड़ा आना चाहिए शेषफल से। और एक नियम क्या कहता है? a बड़ा होना चाहिए b से, यानी कि हमारा जो भाज्य है, भाज्य बड़ा होना चाहिए किससे? b से, यानी कि भाजक से। किससे होना चाहिए? भाजक से। तो ये नियम है, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है a b और r। a बड़ा होना चाहिए b से, b बड़ा होना चाहिए r से, यानी कि भाज्य बड़ा होना चाहिए भाजक से और भाजक बड़ा होना चाहिए किससे? शेषफल से। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है यूक्लिड एल्गोरिथम में कि भाज्य बड़ा होना चाहिए किससे? भाजक से, यानी कि b से, और b बड़ा होना चाहिए r से, यानी कि भाजक बड़ा होना चाहिए शेषफल से। तो शेषफल से बड़ा भाजक होगा तभी आपका जो सवाल है वो हल होगा। तो ये एक ही विधि में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे 196 है, 196 का हमने भाग दिया तो यहाँ पे जो 95 बार भाग गया और यहाँ पे शेषफल क्या बचा? 0 बचा, है ना। ये हमने आपको समझाने के लिए किया था। तो यहाँ पे जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 195 का जो हम भाग देंगे, भागफल कितना आ जाएगा? 195 और 196 हमारा पास आ जाएगा क्या? आ जाएगा हमारे पास HCF आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे जो अंतिम जो पहले प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये पूरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये आपको जो महत्वपूर्ण सूत्र है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे a बड़ा होना चाहिए b से और b बड़ा होना चाहिए r से। तो यहाँ पे जो सूत्र क्या काम करता है? यहाँ पे a बराबर BQ प्लस r, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कि जो भाज्य बड़ा होना चाहिए भाजक से और जो भाजक बड़ा होना चाहिए शेषफल से। ये पूरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बहुत ही काम आने वाला सूत्र है आपको। जब तक ये जो लागू नहीं होगा, जब तक ये लागू नहीं होगा ये सूत्र, तब तक आप जो सवाल है करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो पहला नियम लागू करते हैं, ये आपको जो पहला नियम तो देखना ही पड़ेगा, है ना। a बड़ा है b से, है ना। फिर आपको जो विधि हम हल करेंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना है b और r का, है ना। b और r का आपको ध्यान रखना है। पहला ये आपको ध्यान रखना है और दूसरा जब हम दूसरी तीसरी स्टेप करेंगे तब आपको ये b और r का ध्यान रखना है। तो जो पहली स्टेप क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं, a बड़ा होना चाहिए b से। तो a हमारे पास क्या है? जो बड़ी संख्या है वो क्या है? 867 और जो छोटी संख्या है वो क्या है? 255। तो हमारे पास a और b का मान निकल के आ चुका है। हम सूत्र में रख देते हैं। सूत्र क्या कहता है? a बराबर BQ प्लस r। तो a बराबर BQ प्लस r, तो हमारे पास a कितना है यहाँ पे? 867 बराबर b हमारे पास कितना है? 255। तो हम यहाँ पे 255 का भाग दे देते हैं किसमें? 867 में। तो यहाँ पे 255 लिख लेते हैं और यहाँ पे 868 लिख लिया। अब देखो 255 में किसका गुणा करेंगे कि 867 के आसपास पहुँच जाए हम। तो 255 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, है ना। 3 का शायद आसपास पहुँच जाएंगे हम। 255 में 3 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे 5 या 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, है ना। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं आसपास। तो हम लिख लेते हैं 3 बार गया यहाँ पे, तो 7 6 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 7 में से 5 गए तो कितने बचे? 2। यहाँ पे 0 बचा और यहाँ पे कितना हो गया? 8 7 1 बचा, है ना। तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया दोस्तों? हमारे पास शेषफल आ गया 102। अब यहाँ पे देखना है, जब तक ये शेषफल छोटा ना आ जाए तब तक आपको देखना है किससे छोटा ना आ जाए? भाजक से, है ना। तो भाजक हमारे पास क्या है? 255 और जो शेषफल क्या आया? 102।
ये जब तक ये कंडीशन आ जाएगी तो आपका जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जब तक शेषफल इससे छोटा ना आ जाए, 255 से शेषफल छोटा ना आ जाए, तब तक हमको भाग देते ही जाना है। तो यहाँ पे हमारी जो लागू हो रहा नियम है ना, लागू कैसे हो रहा है, बी कैसा है, बड़ा है आर से, आर हमारा क्या है ये, और ये है हमारा बी। तो यहाँ पे बी हमारा 255 और यहाँ पे आर कितना है 102। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये नियम लागू कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यों हमारे पास कितना आया 3, और जो शेषफल हमारे पास बचा वो कितना आया 102। तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, ये उठा के हम यहाँ लिख लेंगे सबसे आगे 255 बराबर शेषफल हमारा आ गया 102, ये आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 102 का भाग देंगे 255 में। तो हम यहाँ पे 102 का भाग दे देते हैं, 102 का भाग देते हैं 255 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 102 का हम कितनी बार भाग देंगे, 2 बार में, 2 में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार में चला गया, तो 2 दूनी 4, फिर 0 और 2 एकम 2। तो ये 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, और यहाँ पे 5 का 5, और ये कट गया। तो हमारे पास शेषफल कितना आया, इससे छोटा है 102 से 51 छोटा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं भागफल जो आया 2 आया और शेषफल आया 51। तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 102 यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर जो शेषफल है वो यहाँ लिख लेते हैं 51। अब 51 का गुणा हम 102 में करते हैं, 51 का गुणा हम कर लेते हैं किसमें, भाग दे देते हैं, सॉरी है ना, 102 का हम 51 का भाग दे देते हैं 102 में। तो 51 का कितनी बार में जाएगा, 2 में, 2 में पूर्ण भाग चला जाएगा, है ना, 51 दूनी 102। तो ये पूरा का पूरा हमारा कट गया। तो हमारे पास जो भागफल आया कितना 2 और शेषफल आया 0। तो दोस्तों यहाँ पे जो भाग हमारा कंप्लीट हो गया है, तो जो किससे कंप्लीट हुआ है, जिस संख्या से कंप्लीट भाग जो भाग दिया जाता है जिस संख्या से, वही हमारा HCF आ जाएगा। तो अतः 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा 51 है। तो हमने ये यूक्लिड एल्गोरिथम के कंप्लीट प्रश्न कर लिए हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाए हैं किस तरीके से जो नियम लागू होते हैं वो आपको इसी नियम के आधार पर आपको लगाने हैं। और ये सूत्र पूरी यूक्लिड एल्गोरिथम में आपको ये ही याद रखना है ना, कि कैसे ए बड़ा होना चाहिए बी से, बी बड़ा होना चाहिए आर से, बी बड़ा होना चाहिए आर से, वो हम इस स्टेप में देखेंगे। और सबसे पहले जो स्टेप देखेंगे वो ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो यहाँ से हम ए और बी दो संख्या हमको पूर्णांक दी हुई रहती है, तो हम यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लेंगे और जो छोटी संख्या है उसको बी मान लेंगे। तो हमारे पास ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल का सूत्र है। इसी के आधार पर आपको जो यूक्लिड एल्गोरिथम का पूरा कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में समझाया है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 के रूप में जहाँ कोई एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे इस प्रश्न को, सबसे पहले हल कर लेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, आपको लिख लेना है माना कि वह संख्या a है जिसको हम 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है इस प्रश्न में, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + ये है। तो आपको क्या लिखना है, माना कि वह संख्या क्या है, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, a है, जिसको हम ये लिख सकते हैं। अब हम चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं a बराबर क्या होता है, BQ + R। ये यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका का सूत्र है। हम जानते हैं क्या, a बराबर BQ + R हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि a बराबर BQ + R है, इसलिए
इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप ध्यान से दोस्तों, बी क्यू प्लस आर 6Q प्लस आर, तो यहाँ पे जो b बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसलिए b बराबर हमारा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हम आगे आपको बता चुके हैं कि जो b है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है भाजक है, क्या है हमारा भाजक है, यानी कि डिवीज़र है ना, ये हमारा क्या है डिवीज़र है, भाजक है ना। तो जो b हमारा यहाँ पे आप देख लो 6Q प्लस 1, यहाँ पे 6Q प्लस 1 लिख लो, 6Q प्लस 3 है ना, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बराबर 6। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि a बड़ा होता है b से, b बड़ा होता है r से, यानी कि जो भाजक बड़ा होता है, भाज्य बड़ा होता है भाजक से, भाजक बड़ा होता है शेषफल से। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि भाजक किससे बड़ा होता है, भाजक शेषफल से, भाजक शेषफल से बड़ा होता है ना। शेषफल से बड़ा क्या होता है, भाजक बड़ा होता है, इसलिए है ना हम जानते हैं कि भाजक शेषफल से बड़ा होता है, इसलिए शेषफल क्या हो जाएंगे, इसलिए जो शेषफल है वो हमेशा किससे छोटे रहेंगे, भाजक से छोटे रहेंगे, है ना। तो हमारे पास भाजक क्या है 6 है, तो शेषफल क्या हो जाएंगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है ना। तो भाजक से हमेशा कैसा होना चाहिए, शेषफल छोटा होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास जो भाजक कैसा होना चाहिए, शेषफल से छोटा, तो यहाँ पे b बड़ा होना चाहिए r से, है ना। तो ये हो गया हमारा जो शेषफल है कितना हो, ये संख्याएं आ सकती है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ संख्या किसमें रख के देखते हैं, हमारे जो सूत्र है उसमें रख के देखते हैं। तो a बराबर BQ प्लस R रख के देखते हैं और हमारा जो उत्तर है वो क्या क्या आता है उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आएगा, यहाँ पे a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, b हमारे पास कितना है BQ प्लस R, है ना। तो यहाँ पे BQ हमारे पास कितना है 6Q, है ना। तो हम यहाँ पे 6Q प्लस क्या लिख देते हैं, 1 लिख लेते हैं, 6Q प्लस 1 लिख लेते हैं, 6Q प्लस 0, है ना। तो पहला शेषफल हम क्या लेंगे 0 लेंगे, फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे a बराबर 6Q प्लस शेषफल हमारे पास कितना है 1 लिख लेंगे, फिर a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 6Q प्लस 2, इसी प्रकार हम a बराबर 6Q प्लस 3 और फिर a बराबर 6Q प्लस 4 और a बराबर 6Q प्लस 5 हमने ये लिख लिया। कहाँ से लिखा, यहाँ से, ये सूत्र हमने कहाँ से लिया, यहाँ से। a बराबर BQ प्लस R हमारा कितना है 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हमने मान रख दिया इस समीकरण में। तो अब हम यहाँ पे जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, Q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। तो हम यहाँ पे कोई सी भी संख्या पूर्णांक संख्या लिख लेते हैं ना, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना। तो यहाँ पे जहाँ Q कोई पूर्णांक है तो हम यहाँ पे Q और यहाँ पे कोई सी भी संख्या लेंगे तो क्या आना चाहिए मान, हमारा क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 2 रख के देखते हैं तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा, है ना। फिर 3 रख के देख देते हैं Q की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 कम 12 6 3 18 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जो यहाँ पे संख्या क्या आ रही है, यहाँ पे संख्या क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। क्या आ रही है, देख लो यहाँ पे सम संख्या आ रही 6 12 18। इसी प्रकार यहाँ पे रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं सबसे पहले, तो 6 कम 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, फिर 6 दूनी 12 और 1 13 और 6 1 कम 12 6 3 18 और 1 19। तो ये कैसी संख्या आ रही है, विषम संख्या आ रही। ये कैसी संख्या आ रही है, विषम।
इसी प्रकार यहाँ पे हम रखेंगे कितना, a बराबर 6 प्लस 2, तो यहाँ पे हम 1 रख के देखते हैं तो 6 कम 6 और फिर 7 और 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। फिर हम 2 रख के देखते, 6 दूनी 12, 13 और 14, फिर 3, 6 कम 6 12, 6 3 18, 19 20, तो यहाँ पे 20 आया। तो ये सम आ रही है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या एक पैटर्न बन रहा है, सम विषम सम, और फिर यहाँ पे आ जाएगा विषम, है ना, फिर सम और फिर विषम। तो इस प्रकार जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, जो सम विषम सम विषम सम विषम का, तो हमको यहाँ पे क्या बोला, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना। तो हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन सी है, हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक है, हम यहाँ पे उत्तर लिख लेते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक। हमारे पास क्या क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, पहला तो सम आ रहा है, नहीं लिखेंगे, दूसरा हम लिख लेंगे, हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या आ जाएगी, 6 प्लस 1, फिर लिख लेंगे ये वाले आ गई विषम, फिर सम आ जाएगी, फिर ये विषम आ जाएगी, फिर ये सम आ जाएगी और ये विषम आखिरी में। तो हमारे पास क्या आ गया, a 6 प्लस 5, फिर आ गया 6 प्लस 3 आ जाएगा, सॉरी, है ना, 6 प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 5, है ना। तो ये आ गया हमारा, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कितने आ जाएगी, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, ये हमारा है ना। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस, हमको क्या निकला, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये सवाल हल करना है। हमने क्या किया, यहाँ पे जो माना कि वह संख्या मान ली हमने ये है, और फिर सूत्र में क्या निकाल लिया हमने, b का मान, b हमारे पास कितना है, 6 है, और हम जानते हैं कि b कैसा होना चाहिए, r से छोटा होना चाहिए, शेषफल से छोटा होना चाहिए। तो हमारी जो इससे छोटी जितनी भी संख्याएं हैं वो शेषफल में आ जाएगी। फिर शेषफल को हमने यहाँ पे एक एक करके लिख लिया, है ना, 6 प्लस 0, 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, है ना, सब लिख लिया। इसके बाद हमने क्यू में मान रख के देखा कि सम किस संख्या आ रही है या विषम संख्या आ रही है। जिसमें सम संख्या आ रही है उसको रहने दिया, और जो भी विषम संख्या आ रही है, ये 7 वाला आ रहा है ना, ये 3 वाला आ रहा है और ये 5 वाला, ये सब क्या पूछ रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमारी जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या आ चुकी है ना। तो इस प्रकार आपको ये सवाल हल करना है, और जो अच्छे से आपको समझ लेना है इस सवाल को, और जो परीक्षा में आपको करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 ले लिया है। तो यहाँ जो प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना है, वो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रही है, यानी कि क्या कर रही है, परेड कर रही है। तो हमको उन 616 सदस्यों के 32 जो सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, कितनी आ जाएगी, है ना, कितने स्तंभ आ जाएंगे, यानी कि एक परेड कर रहे हैं ऐसे, है ना। यहाँ पे जो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड है, तो ये 32 सदस्य आगे चल रहे हैं, और इसके पीछे कितने 616 जो है वो आर्मी की सेना चल रही है, आर्मी के सदस्य चल रहे हैं और परेड कर रहे हैं। तो हमको ये स्तंभ निकालने हैं कि ये कितने अधिकतम स्तंभ होंगे, है ना, अधिकतम स्तंभ कितने होंगे, यानी कि हमको ये कॉलम निकालने हैं, है ना, कॉलम निकालने हैं, कितने कॉलम निकालने हैं जिसमें कि अधिकतम संख्या स्तंभों की कितनी हो जाएगी। यानी कि हमको 32 को डिवाइड करना है, 616 को डिवाइड करना है 32 में, है ना। तो हमको जो 616 सदस्य हैं उनको हमको कितने पंक्ति में कितने सदस्य आ रहे हैं, और ये कितने पंक्ति में आ जाएंगे ये सदस्य हमको देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम हल कर लेते हैं यह प्रश्न को। तो हम ये किस विधि से करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे, है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको परीक्षा में भी इसी विधि से करना है। ये दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, लिखना जरूरी है। कोई सा भी प्रश्न है गणित का उसमें दिया है वो लिखना जरूरी है, और ज्ञात क्या करना है वो भी लिखना है। उसके बाद हल आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे हल लिख देते हैं। हल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, है ना, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, है ना। तो हम यहाँ पे प्रयोग से कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें a हमेशा कैसा होता है? a बड़ा होता है b से। तो हमारे पास जो पहला जो आ गया है तो 616 हमारा a बन जाएगा और b बन जाएगा हमारा 32, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 616 बराबर 32। अब यहाँ पे क्यू निकालेंगे तो गुणा में क्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे भाग दे देंगे। 32 का 616 में भाग दे देते हैं। कब तक भाग देंगे? जब तक कि हमारा a बड़ा है, b बड़ा है और r, यानी कि b बड़ा हो, r हमारा छोटा ना हो जाए, यानी कि शेषफल हमारा इससे छोटा ना आ जाए, 32 से छोटा ना आ जाए, तब तक हम यहाँ पे भाग देंगे। तो हम चलो भाग दे देते हैं 616 में। तो 32 का भाग देते हैं तो 32 दूनी कितना हो जाता है? 62 हो जाता है। तो हम यहाँ पे 32 एकम 32 बार कर देते हैं। यहाँ पे 61 है तो 32 एकम 32, है ना, लिख लिया हमने 32 एकम 32। तो यहाँ पे हो जाएगा। हम यहाँ पे घटा देते हैं तो 11 में से 2 गया तो कितना बचा? 9। 5 में से 3 गया तो 2। अब यहाँ पे देखो 32 का हम किसका 32 में गुणा करें कि 296 के आसपास चला जाए, है ना। तो हम 6 का करते हैं, 6 का चलो करके देखते हैं 32 में गुणा। तो कितना? 6 दूनी 12 और यहाँ पे हासिल गया 1, तो 6 कम 6 12, 6 तियां 18 और 1 19, है ना। तो ये छोटा आ रहा है अभी भी। तो हम 7 का गुणा करके देखते हैं 32 में। तो 7 का गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 14, हासिल गया 1, 7 14 7 21 और 1 22, है ना। तो 224 आ रहा है, लगभग आसपास पहुंच गए हैं हम। 9 एकम 9 18, हासिल गया 1, 9 एकम 18 9 तियां 27, 27 और 1 28। तो हम 9 के पहाड़े में पहुंच गए हैं पास में। तो हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना? 288, है ना। अब यहाँ पे हम इसको जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 में से 8 गए तो 8 और यहाँ पे बच्चे 8, ये पूरा कट गया। तो हमारा जो शेषफल 32 से छोटा आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो भागफल आया 19 और शेषफल आया 8। अब क्या करते हैं दूसरी स्टेप में? हम यहाँ पे जो भाजक है उसको पहले नंबर पे लिख लेते हैं और जो शेषफल है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका भाग देख के देखते हैं 8 और 32 का। तो 8 एकम 16, 8 24, 8 चौक 32। तो ये पूर्ण भाग चला गया है इसमें। तो जो हमारे पास भागफल आया 4 और शेषफल आया 0। तो इस प्रकार जो यहाँ पे जो हमारा HCF निकालना है, हमको कुल निकालना, ज्ञात करना स्तंभों की अधिकतम संख्या, मतलब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे HCF निकालना है। तो यहाँ पे जो HCF जिसका हम पूर्ण भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी? अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है ना। तो अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पे स्तंभों की संख्या 8 आ जाएगी, है ना। तो जो हमारे पास स्तंभों की संख्या है वो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, है ना। तो जो हमारे पास जो यह भाजक है वो आ जाएगा क्या? शेष जो संख्या आ जाएगी HCF, है ना। तो हमको HCF ही निकालना था, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना था। तो जो आगे वाले प्रश्न जो आ रहे हैं 3 और 3 हमने कर लिए, 4 और 5 वो आपको जो एक्सरसाइज में करने हैं। हम आगे जो अगले वीडियो में 1.2 प्रश्न वाली शुरू करेंगे। तो इस कक्षा 10वीं में गणित में हम 1 से लेकर 14 तक जितने भी अध्याय हैं वो हम पूरे कंप्लीट करेंगे। तो आगे भी हम गणित के पूरे जो पाठ हैं उनको हम 1 से लेकर 14 तक पूरे कंप्लीट कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।